इसमें आगे लिखिएगा टिश्यू के बारे में। टिश्यू हिंदी में इसको कहा जाता है उत्तक। टिश्यू या उत्तक। हो गया। सेल से क्या बनता है? हाँ, सेल से टिश्यू बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो टिश्यू बनता है जब सेल से, तो टिश्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल which having similar origin and similar function is called टिश्यू। ठीक है। टिश्यू जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका, लिखिएगा हिंदी वाले लोग लिखिएगा, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी संरचना तथा कार्य, जिनकी संरचना तथा कार्य, संरचना तथा कार्य एक समान, जिनकी संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो टिश्यू किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल को। और कैसे सेल के ग्रुप को? जिसका स्ट्रक्चर और जिसका फंक्शन दोनों क्या हो? एक जैसा हो। अब जैसे मान लो कोई सेल इस तरीके का है, राउंड शेप है, तो इसके साथ जो सेल जुड़ेगा वह कैसा जुड़ेगा? राउंड शेप जुड़ेगा। फिर एक सेल जुड़ेगा, कैसा जुड़ेगा? राउंड शेप। राउंड शेप मतलब राउंड शेप का जो सेल है उसके साथ राउंड जुड़ेगा। कोई सेल रॉड शेप का है, छड़नुमा, तो इसके साथ जितना सारा सेल जुड़ेगा सब कैसा जुड़ेगा? छड़नुमा सेल जुड़ेगा। तो कभी भी वैसी कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है जिनकी आकृति एक जैसी होती है। ठीक है। या फिर अब जैसी इसकी आकृति है उसी अनुरूप इसका कार्य होगा। अब राउंड है ये, तो इसका काम रॉड शेप का थोड़े हो सकता है। यहाँ पर राउंड है तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है? राउंड शेप सेल जुड़ रहा है तो इंटर सेलुलर स्पेस बच गया। तो जब इंटर सेलुलर स्पेस बच रहा है यहाँ पर, तो ये टिश्यू कैसा होगा? मुलायम होगा कि हार्ड होगा? मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा। और यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है तो टिश्यू कैसा होगा? हार्ड होगा। अब प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में होता है एक टिश्यू, प्लांट के लीफ में, उसको कहते हैं हम लोग पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा में जो सेल होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप। इसीलिए पैरेनकाइमा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो प्लांट की पत्तियां मुलायम होती हैं। पौधा के तना को आप छुइएगा तो हार्ड पता चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसमें रॉड शेप टिश्यू है। ठीक है। तो कभी भी वैसे सेल के समूह से टिश्यू बनता है जिनकी आकृति और जिनका कार्य एक जैसा होता है। समझ में आया? अब इस टिश्यू के बारे में, टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और इस हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो मालफिजी ने। किसने बताया? मालफिजी। मालफिजी। तो मालफिजी को क्या कहेंगे? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो मालफिजी इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मालफिजी को हिस्टोलॉजी का जनक कहते हैं। मालफिजी को हिस्टोलॉजी का जनक, फादर कहते हैं। यानी हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति मालफिजी थे। हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं या उत्तक विज्ञान भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो मालफिजी को उत्तक विज्ञान का जनक या फिर हिस्टोलॉजी का जनक कहते हैं। टिश्यू का अगर टाइप्स आपसे पूछा जाए कि टिश्यू को हम लोग यदि क्लासिफाई करें, उत्तक को, तो कितने वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो टिश्यू को दो तरीके से आप बांट सकते हो। एक हो जाएगा प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक, पादप उत्तक। और दूसरा इसमें हो जाएगा एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू
या जंतु ऊतक। प्लांट टिश्यू को बांटा जाए तो दो वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में से कहेंगे विभोजोतक, और दूसरा परमानेंट टिश्यू या अस्थाई ऊतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटेंगे। पहला एपिकल मेरिस्टेम या अग्र विभोजोतक, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम या मध्य विभोजोतक, और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम या पश्च विभोजोतक। परमानेंट को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में 3 भाग। पहला पैरेन काइमा, दूसरा कॉलिन काइमा, और तीसरा एस्केलेरिन काइमा। और दूसरा इसका भाग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम फ्लोएम। एनिमल टिश्यू को 2 भागों में, पहला एपी थेलियम टिश्यू या इसे उपकला ऊतक कहा जाता है, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में है एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर, बोन, कार्टिलेज।
हो गया। ठीक है, तो दो तरह का टिश्यू होता है, प्लांट में अलग तरीके का और एनिमल में अलग। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो ग्रुप में टिश्यू को हम लोग बांट सकते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में क्या लिखा हुआ है, दो तरीके का है, एक है विभोजोतक या फिर उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, विभोजोतक। और दूसरा इसमें कौन सा है, परमानेंट। तो परमानेंट को क्या कहते हैं, अस्थाई। अब नाम से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अस्थाई नहीं है, ये प्लांट में हमेशा नहीं रहता है, और ये जो परमानेंट टिश्यू है ये प्लांट में हमेशा रहता है। अब जैसे हम लोगों का हाइट बढ़ रहा है तो पूरे जीवन भर हाइट थोड़ी ना बढ़ता है, एक निश्चित समय जाने के बाद रुक जाता है। तो प्लांट में जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड देयर ओन सेल। ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, और जब ये कोशिका विभाजन कर लेता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही किस में बदल जाता है, परमानेंट में। समझ में आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है, और सेल डिवीजन करने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में। और जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। ये किससे बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेगा जब इसमें सेल डिवीजन होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब एक एक करके इन सबको देखना है हम लोगों को। परमानेंट टिश्यू में कितने हैं, तो दो तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मुख्य रूप से तीन है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में दो हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। वैसे ही एनिमल टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, इसको हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, संयोजी। संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो ये संयोजी उत्तक हो गया। संयोजी उत्तक में कौन कौन है, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, फ्लेक्सर, बोन, और यहाँ बोन है, ठीक ना, बोन और कार्टिलेज। क्लियर। चलिए अब एक एक करके इसको देख लीजिए। पहला इसमें क्या हेडिंग बनाइएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला हेडिंग बना लो प्लांट टिश्यू। पहला हेडिंग बनाइएगा प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ही है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में लिखिएगा प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। पौधे बहुकोशिकीय, पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। इसमें पहला लिखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला हेडिंग बनाइएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब विभोज्योतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विभोज्योतक, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। विभोज्योतक में दिस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड देयर सेल। इन उत्तकों में कोशिका विभाजन की क्षमता, इन उत्तकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, आफ्टर सेल डिवीजन दिस टिश्यू मेक्स परमानेंट टिश्यू। कोशिका विभाजन के बाद ये उत्तक
अस्थाई ऊतकों का निर्माण, अस्थाई ऊतकों का निर्माण, अस्थाई ऊतकों का निर्माण करते हैं, अस्थाई ऊतकों का निर्माण करते हैं। अब इसमें पहला था, लिखिएगा एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, हिंदी में कहा जाता है अग्र विभो ज्योतक। इसमें डैश दे करके लिखिएगा दीज टिश्यू प्रेजेंट ऑन द एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी। यह ऊतक पौधों के शीर्ष भाग पर, पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, शीर्ष भाग पर पाया जाता है, कॉमा इट प्रमोट लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। यह पौधों में लंबाई का विकास करता है, यह पौधों में लंबाई का विकास करता है, लंबाई का विकास करता है। इट कॉन्टेन ऑक्सीन हार्मोन, इसमें ऑक्सीन नामक हार्मोन, इसमें ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है, इसमें ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इसमें लिखिएगा इट प्रोवाइड बेसल सपोर्ट टू लीव्स एंड स्टेम। यह पौधों में पत्तों को तथा, यह पौधों में पत्तों को तथा तना को यांत्रिक सहायता ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेसल सपोर्ट, ब्रैकेट में बेसल सपोर्ट BASALSUPPORT बेसल सपोर्ट प्रदान करता है। और तीसरा लिखना लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम पश्च विभोज्योतक इसको कहा जाता है हिंदी में। इसमें लिखिएगा इट प्रमोट विड्थ ऑफ प्लांट्स एंड helps root to hold soil strongly। हिंदी वाले लोग लिखना यह पौधों में चौड़ाई की वृद्धि करता है, यह पौधों में चौड़ाई की वृद्धि करता है, पौधों में चौड़ाई की वृद्धि करता है तथा जड़ द्वारा मिट्टी को बांध कर रखता है, जड़ द्वारा मिट्टी को बांध कर रखता है, मिट्टी को बांध कर रखता है। ठीक है, बांध कर रखता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। ये क्या होता है? तो दिस टिश्यू
lack their ability of cell division। इन ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता, इन ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें पहला है पैरेन काइमा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरेन काइमा। इसे पैरेन काइमा में डैश दे के लिखिएगा। इसे एरेन काइमा भी, बोर्ड पर लिखा हुआ है एरेन काइमा, इसे एरेन काइमा भी कहा जाता है, एरेन काइमा भी कहा जाता है। बिकॉज, बिकॉज इंटरसेलुलर, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देयर टिश्यू, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के मध्य, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतःकोशिकीय स्थान, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। एक और पॉइंट लिख लो, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। एग्जाम्पल में लीव्स लिख लेना, पत्ता, उदाहरण में पत्ता, लीव्स। दूसरा पैरेनकाइमा के बाद दूसरा कॉलेन, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, इसमें लिखिएगा इट कॉन्टेन पेक्टिन प्रोटीन, सो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, इसमें पेक्टिन नामक प्रोटीन होता है, इसमें पेक्टिन प्रोटीन, पेक्टिन प्रोटीन होता है, इसलिए यह पौधों को, इसलिए यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और तीसरा लिख लो एस्केलेरेनकाइमा, इसमें लिखिएगा इट कॉन्टेन लिग्निन प्रोटीन, इट कॉन्टेन लिग्निन प्रोटीन, इसमें लिग्निन प्रोटीन पाया जाता है, लिग्निन प्रोटीन पाया जाता है। सो इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड रिजिडिटी, हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स, इसलिए यह पौधों को, इसलिए यह पौधों को जटिलता एवं कठोरता, पौधों को जटिलता एवं कठोरता प्रदान करता है, जटिलता एवं कठोरता प्रदान करता है। हो गया।
एक और पॉइंट इसमें लिख लेना, इट इज अ डेड टिश्यू। एस्केलन का इमाम लिख लीजिएगा, इट इज अ डेड टिश्यू, यह एक मृत ऊतक है, यह एक मृत ऊतक है। कैसा ऊतक है? मृत, डेड टिश्यू है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में लिखना हस्क ऑफ कोकोनट कॉमा आउटर कवर ऑफ सीड एंड नट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो नारियल का छिलका, नारियल का छिलका कौमा सूखे फल तथा बीज का बाहरी आवरण, सूखे फल तथा बीज का बाहरी आवरण, सूखे फल तथा बीज का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? समझ गया? याद हो गया? चलो देख लो एक बार, फटाफट याद हो जाएगा। तो प्लांट में हम लोगों ने दोनों लिख लिया। क्या क्या लिख लिया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हो गया और परमानेंट भी हो गया। तो इसको समझ लो एक बार। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहले समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। जैसे मान लो इस तरीके का कोई प्लांट बॉडी है, तो ये वाला जो हिस्सा है पौधे का क्या कहलाएगा? अग्रभाग। ये वाला जो है इसको क्या कहोगे? अग्रभाग, मतलब एपिकल पार्ट। ठीक है, एपिकल पार्ट हो गया अग्रभाग। या बीच का जो इसका पोर्शन है, बीच वाला ये जो भाग है, इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे मध्य भाग या फिर इंटर कैलरी पार्ट, इंटर कैलरी या मध्य भाग इसको कहेंगे। और ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है पूरा, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? लेटरल पार्ट। ठीक है, पश्च कहेंगे। ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये हो गया आपका लेटरल या फिर पश्च भाग हो गया। समझ गए? अब ये वाला जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग में एक हार्मोन होता है, हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन को ही पौधों में किस नाम से जाना जाता है? ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है पौधों में? ऑक्सिन को ही ना ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जैसे हम लोगों में ग्रोथ हार्मोन का नाम पूछे तो क्या कहोगे? एसटीएच। हम लोगों में ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? एसटीएच, मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। लंबाई हड्डियों की कौन बढ़ाता है हम लोगों में? एसटीएच। और पौधों में ग्रोथ करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। तो चूंकि ऑक्सिन हार्मोन पौधे के अग्रभाग पर पाया जाता है, इसलिए ये लंबाई को बढ़ाएगा। अब देखो तो प्लांट में पत्ता को अगर देखो, लीफ को, तो लीफ में ऊपर नोड निकला रहता है पतला सा, तो इसी में कौन सा हार्मोन मिलेगा? ऑक्सिन। और इसी में पूछा जाए कि ये नोड कौन सा टिश्यू है, तो क्या कहोगे? एपिकल टिश्यू है। क्या है? एपिकल। चाहे मान लो पौधा है, पौधा में जो टहनी निकला हुआ है, तो टहनी का जो अग्रभाग है, पौधा में जड़ है रूट, तो रूट में रूट हेयर्स निकले रहते हैं, तो रूट हेयर्स का ये अग्रभाग है। ये सब एपिकल पार्ट कहलाएंगे और इन सब में ऑक्सिन हार्मोन मिलेगा। और ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये पौधों में किसकी वृद्धि करेंगे? लंबाई के। क्लियर है? दूसरा देखो यहाँ पर, ये बीच का जो भाग है यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये क्या देगा पौधों को? तो बेसल सपोर्ट देगा। हाँ, आपके हमारे बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं रहे तो शरीर खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये बीच का जो पूरा का पूरा भाग है, ये बेसल सपोर्ट दे रहा है। वही काम पत्ता में देखिएगा, बीच में यहाँ पर इस तरीके का एक संरचना मिलेगा सभी पत्तों में। यही है आपका कौन सा टिश्यू? इंटर कैलरी। ठीक है, तो लीफ को भी ये बेसल सपोर्ट दे रहा है और पौधे के तने को भी यह क्या कर रहा है? बेसल सपोर्ट दे रहा है। वहीं जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये क्या काम करता है? तो ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, विड्थ बढ़ाने का काम, लंबाई बढ़ाने का काम एपिकल, और चौड़ाई बढ़ाने का काम लेटरल। लेटरल का एक और काम है, चौड़ाई तो बढ़ाएगा ही, जड़ को क्या करेगा? मिट्टी से पकड़ करके रखेगा और पेड़ को गिरने नहीं देगा। ठीक है, तो यही था आपका। और इसमें लगातार कोशिका विभाजन होते रहता है, और कोशिका विभाजन होते रहेगा तो यही बदलते रहेगा किस में? परमानेंट में। अब परमानेंट टिश्यू जो होगा इसी से जो बन जाएगा, तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? तो परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इसमें पहला काम याद रखना है कि सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है।
अब इसका जो टाइप है, पहला टाइप है परमानेंट टिश्यू का कौन सा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा याद रखना है कहाँ पाया जाता है, तो पत्ता में। पैरेनकाइमा कहाँ मिलेगा, पत्ता में मिलेगा। और इसमें जो कोशिका लगी रहती है वो कैसी कोशिका लगी रहती है, राउंड शेप। सब कोशिका इसमें गोलाकार कोशिका है, और जब गोलाकार कोशिका है इसमें, तो गोलाकार कोशिका के बीच में अंतः कोशिकीय स्थान रहेगा, एयर गैपिंग स्पेस रहेगा, इसीलिए इसको एरेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। तो पैरेनकाइमा भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह एरेनकाइमा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसमें मदद करेगा ये पैरेनकाइमा, तो पत्ता किसमें मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, तो ये भी किसमें मदद करेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है। दूसरा है पैरेनकाइमा के बाद कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा, पूछा जाए आपसे कि बताओ कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा, तो क्या कहोगे, पौधों में किस भाग में मिलेगा, स्टेम में। तना में कौन सा मिलेगा, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो पेक्टिन, ठीक है। प्रोटीन का नाम है पेक्टिन। कई बार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, घटना चक्र बनाइएगा तो मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि पौधे को लचीला कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो पेक्टिन, ठीक है। या फिर पूछेगा कि पौधे को लचीलापन कौन सा टिश्यू प्रदान करता है, तो क्या कहोगे, कॉलेनकाइमा। हवा बहता है तो पौधे झुकते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, लचीला होता है ना पौधा, तो लचीला किसके कारण होता है, कॉलेनकाइमा के कारण होता है। क्लियर है। कॉलेनकाइमा कैसे टिश्यू है, लिविंग की डेड, लिविंग। कॉलेनकाइमा में डेड लिखवाएंगे क्या, नहीं ना, ये लिविंग है। स्केलेरेनकाइमा भी क्या है, लिविंग है। डेड केवल एक ही है, कौन, स्केलेरेनकाइमा। डेड कौन है, स्केलेरेनकाइमा। और एगो जाइलम है, प्लांट में डेड टिश्यू दुई होता है, वो जाइलम होता है, और एक कौन होता है, स्केलेरेनकाइमा होता है। बात आई समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, तो कॉलेनकाइमा कहाँ, तना में। कौन सा उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, पेक्टिन। पौधे को क्या करेगा, लचीलापन प्रदान करेगा। और लास्ट टिश्यू इसमें लिखे हम लोग क्या है, स्केलेरेनकाइमा। तो स्केलेरेनकाइमा जो होता है, ये इसको दृढ़ उत्तक हिंदी में कहा जाता है। यह कैसा होता है, डेड, ठीक है, डेड होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, नारियल का छिलका देखिएगा, जो जटा वाला नारियल रहता है, तो उस जटा वाले नारियल के छिलका को देखिएगा तो कितना कठोर होता है। अखरोट का छिलका देखें, कठोर होता है। बादाम का छिलका कैसा होता है, कठोर होता है। वो सब क्या है, स्केलेरेनकाइमा है। तो किसी भी बीज का बाहरी आवरण क्या होता है, स्केलेरेनकाइमा। कोई भी बीज है उसका बाहरी का आवरण स्केलेरेनकाइमा। नारियल ओरियल का छिलका स्केलेरेनकाइमा, ठीक है। और उसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन। क्या मिलेगा, लिग्निन मिलेगा। और कैसा होता है, मृत होता है, डेड होता है। पौधे को हार्डनेस, कठोरता, रिजिडिटी मतलब चिमड़पन, टर्जिडिटी, ये सब कौन बनाता है, कठोरता से संबंधित जो भी कार्य है वो कौन करेगा, स्केलेरेनकाइमा करेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद लिखिएगा, जाइलम, XYLEM, जाइलम। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है ना, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, तो जाइलम लिखिएगा। जाइलम में डैश दे करके लिखिएगा, इट इज अ डेड टिश्यू। इट इज अ डेड टिश्यू, यह मृत उत्तक है। इट इज अ डेड टिश्यू, यह मृत उत्तक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, जाइलम में, द फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है। जाइलम का बहाव एक दिशीय होता है, समझ गए। उसके बाद लिखिएगा फ्लोएम। फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम में लिखिएगा, इट इज अ लिविंग टिश्यू, यह जीवित उत्तक है। यह जीवित उत्तक है। दूसरा पॉइंट, इट कंडक्ट फूड और ग्लूकोज। इट कंडक्ट फूड
और ग्लूकोज, यह भोजन या ग्लूकोज का परिवहन करता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट्स फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, इट्स फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, इसका बहाव द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है। एक और पॉइंट लिखिएगा नोट में, न्यूक्लियस एब्सेंट इन सिभ, SIEVE, सिभ ट्यूब ऑफ फ्लोएम, हिंदी वाले लोग लिखिएगा नोट में, फ्लोएम के चालनी नलिका में केंद्रक, फ्लोएम के चालनी नलिका ब्रैकेट में लिख लेना सिभ ट्यूब, SIEVE, ट्यूब TUBE, ब्रैकेट बंद, चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। हो गया। अब प्लांट जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो प्लांट को अगर हम लोग बांटना चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा क्या, हर्ब्स, एक हो जाएगा सर्ब्स, और एक क्या होता है, ट्री। तो 3 तरह से हो सकता है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज। हर्ब्स माने शाकीय पौधे, सर्ब्स माने झाड़ीदार पौधे, और ट्री माने काष्ठीय पौधे, वुडी प्लांट। ठीक है। इन तीनों पौधों में कंडक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कंडक्टिव टिश्यू को हम लोग वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, वैस्कुलर बंडल, हिंदी में कहा जाता है इसको संवहन ऊतक, संवहन बंडल या संवहन ऊतक। ये क्या काम करता है, तो पौधों में किसी भी पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। तो हम लोगों में कोई पदार्थ का परिवहन करना है तो कौन करेगा, हार्ट करेगा। हार्ट है ना, सब शरीर में पूरा परिवहन का काम करता है। तो पौधा में तो हार्ट है नहीं, लेकिन परिवहन उसमें भी होना है। जड़ से पानी को खींच करके, जड़ से मिनरल्स को खींच करके पत्ता तक पहुंचाना है, पत्ता में जो भोजन बनेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो उसके लिए प्लांट में क्या पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल। और इन्हीं वैस्कुलर बंडल में 2 तरीके का वैस्कुलर बंडल होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम, और एक को क्या कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है, उसी के बारे में आपने लिखा है, जाइलम और फ्लोएम। तो मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई पौधा है। अब इस पौधा के कितने भाग हैं, तो मुख्य रूप से प्लांट के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पौधे के शरीर को अगर हम लोग विभाजित करें तो 3 भाग होता है। एक भाग पौधों का होता है, उसको हम लोग कहते हैं फूट। एक भाग होता है, उसको कहते हैं सीटा। और एक भाग पौधों का होता है, उसे कहते हैं कैप्सूल। तो प्लांट बॉडी कितने पार्ट में बढ़ सकता है, 3 भागों में, फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट का मतलब क्या है, जड़। सीटा का मतलब क्या है, तना। कैप्सूल का मतलब क्या है, पत्ता। प्लांट का शरीर कितने भागों में बटा, 3 भागों में, फूट, सीटा, कैप्सूल, यानी जड़, तना, पत्ता। तो जड़ वाला जो भाग है ना, ऐसे जड़, तना, पत्ता सब पौधा में होता नहीं है। प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लांट किंगडम में पौधों को बांटा गया है 5 फाइलम में। जैसे एक है, पहला फाइलम आपने सुना होगा थैलोफाइटा, एक सुने होंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नाम सुने हो ना। तब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में ये सब नहीं रहता है। कहां से शुरू होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में रहता है। आगे डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब। तो मान लो ये क्या है, ये वाला जड़ वाला हिस्सा है। तो जड़ में क्या पाया जाता है, मूल रोम। जड़ में क्या रहेगा, मूल रोम। मूल रोम को अंग्रेजी में कहा जाता है रूट हेयर। क्या कहेंगे, रूट हेयर, मूल रोम। जड़ उखाड़ के देखो ना, उसमें छोटा छोटा बाल जैसा लग रहा था, वही है मूल रोम। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इन्हीं पोर्स के द्वारा मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी में क्या पाया जाता है, नमी। मिट्टी में क्या रहेगा,
नमी, उस नमी को ये मूल रोम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा मत सोचना कि पौधे भूमिगत जल को प्रकाश संश्लेषण में खींचते हैं, भूमिगत जल को नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं, मिट्टी में जो नमी होती है उसको लेते हैं। उस मिट्टी वाले नमी को कहा जाता है आर्द्रताग्राही जल, मॉइस्चर्ड वाटर। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में अंडरग्राउंड वाटर नहीं लेते हैं, रेन वाटर नहीं लेते, पूछा हुआ प्रश्न है। किसको लेते हैं, नमी वाले पानी को, जो मिट्टी में नमी रहता है। मॉइस्चर्ड वाटर को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, और मॉइस्चर्ड वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, मूल रोम, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करता है। और इसी रूट हेयर्स से टिश्यू निकला रहता है, ढेर सारे उत्तक निकले रहते हैं। इन्हीं उत्तकों को क्या कहा जाता है, जाइलम। तो पूछा जाए कि जाइलम का निकलने का साइट, केंद्र क्या है, तो क्या कहोगे, रूट हेयर। जाइलम कहाँ से निकलता है, रूट हेयर से। और पूछा जाए रूट हेयर से निकल करके यह कहाँ पहुंचता है, तो लीफ तक, पत्ता तक। निकला रूट हेयर से और पहुंचेगा कहाँ, पत्ता तक। तो दोनों को ये क्या किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। समझ गए। अब इस जाइलम में मैंने क्या लिखवाया कि जाइलम कैसा है, तो डेड है, मृत है। तो आप सोचोगे कि मृत है तो पानी को खींच करके ये पत्ता तक कैसे पहुंचाएगा। तो पानी को खींच करके पहुंचाने का ये कैसे कर पाता है, क्योंकि जाइलम में जनरेट होता है रूट प्रेशर, मूल दाब। मूल दाब का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर पानी है, 2 कंटेनर पानी है। इस कंटेनर में क्षमता है 50 लीटर पानी की और 50 लीटर भरा हुआ है। इसमें भी 50 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन है कितना, 5 लीटर। इसका पानी इस कंटेनर में अगर आपको करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, उठा के करोगे, उठाओगे तो भारी है, क्या करोगे, किस तरीके का बेंड ट्यूब लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा दिए, बेंड ट्यूब। और थोड़ा सा यहाँ से एयर जनरेट, एयर खींचोगे, मुंह से पानी खींचोगे तो प्रेशर जनरेट हो गया। अब ऐसे डाल दोगे पाइप केवल, तो इसमें से पानी नहीं जाएगा। लेकिन एक बार मुंह से इधर से खींच लोगे तो प्रेशर जनरेट हो गया। अब प्रेशर जनरेट हो गया तो इसका पानी खींचते हुए कहाँ जाने लगेगा, इस वाले डब्बे में आना शुरू हो जाएगा। और कब तक दोनों में का पानी आएगा, इसका पानी इसमें कब तक आएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। लेवल बराबर हो जाएगा फिर पानी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस में इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। हिंदी में कहा जाता है परासरण, परासरण, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। वैसे ही देखो यहां पर क्या है, वाटर लेवल, पानी अधिक है, मॉइस्चर्ड वाटर जो है वो जड़ में क्या है, अधिक है। तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है, और यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। यहां हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, और एक टिश्यू यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इस जाइलम में बनता है क्या, रूट प्रेशर, और उसी रूट प्रेशर के कारण पानी खींचता हुआ कहां पहुंच जाता है, पत्ता के भीतर पहुंच जाता है। समझ में आया। तो पानी का बहाव ये कैसे कर रहा है, केवल एक डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो फ्लोएम का फ्लो कैसा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो जाएगा। अब यहां पर पत्ता में क्या पहुंच गया, पानी। पत्ता में पहले से क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है ना जी। और क्या मिल जाएगा, वातावरण से उसे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। और क्या मिल जाएगा इसे, तो सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, सनलाइट। तो जब ये चारों चीजें प्लांट को अवेलेबल हो जाएंगी तो प्लांट क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा ना जी। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर, यही ना चाहिए। और चारों चीज मिल गया तो पत्ता क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो पत्ते को क्या कहेंगे हम लोग, पौधा का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट किसे कहेंगे, लीफ को। यहाँ पर खाना बन गया, अब खाना पत्ते में थोड़ी रहेगा, पत्ता से पौधों के शरीर के अन्य भागों में भी जाएगा। तो अब एक टिश्यू जो है वो पत्ता से निकलेगा, तो पत्ता से जो टिश्यू निकलेगा इसी को कहेंगे क्या, फ्लोएम, फ्लोएम। और फ्लोएम कैसा होता है, जीवित, लिविंग होता है। और इस फ्लोएम से क्या होगा, जो भी भोजन, जो भी ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज पौधों के शरीर के सारे भागों तक पहुंच जाएगा। तो फ्लोएम कैसा है, लिविंग है। फ्लोएम किसका परिवहन करेगा, ग्लूकोज का या भोजन का। फ्लोएम का फ्लो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, लेफ्ट टू राइट होगा ना जी, लेफ्ट टू राइट भी होगा, अप एंड डाउन भी होगा। तो द्विदिशीय, मल्टी डायरेक्शनल नहीं कहोगे, बहुदिशीय नहीं होता है, कैसा होता है, द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम का फ्लो। अब प्लांट में हमने लिखा था कि प्लांट्स होते हैं कैसे, यूकैरियोटिक। पहला पॉइंट लिखे थे ना कि प्लांट्स कैसा होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है बताओ,
कल बोले थे ना, यूकैरियोटिक का मतलब जिसकी कोशिका में क्या पाया जाए, न्यूक्लियस पाया जाए। तो ये जो फ्लोएम होता है ना, कहाँ गया फ्लोएम जो होता है, इस फ्लोएम में ढेर सारे क्या होते हैं, फ्लोएम टिश्यू है कि सेल है, टिश्यू है। तो जब टिश्यू है तो सेल से बना होगा ना, और इसी सेल में एक सेल इसमें पाया जाता है जिस सेल का नाम है सीव ट्यूब। और ये सीव ट्यूब में क्या एब्सेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस। प्लांट के फ्लोएम के सीव सेल में या सीव ट्यूब में क्या नहीं रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसलिए सीव ट्यूब जो है वो फ्लोएम का क्या है या प्लांट का क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे हम लोग कैसे जीव हैं, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है। तो हम लोग के सारे सेल में न्यूक्लियस है ना, किसमें नहीं है, आरबीसी में नहीं है। हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस है, नहीं है। जैसे हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, वैसे ही प्लांट के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है। तो हम लोगों में आरबीसी एक्सेप्शन है, प्लांट में सीव ट्यूब एक्सेप्शन है। क्लियर? किसको, चालनी नलिका लिखवाए तो हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या है बताओ, बना लीजिए हेडिंग एनिमल टिश्यू। फ्लोएम तो जीवित है ना, लिविंग है, वो ऑटोमेटिक उसमें हलचल होते रहेगा, मूवमेंट होते रहेगा, मेटाबॉलिज्म होते रहेगा, तो जाते रहेगा। वाटर में अगर लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है तो क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस कर रहे हैं ना। और गैस में क्या होता है, विसरण। ठीक है, गैस में क्या होता है, विसरण, और पानी में परासरण। विसरण माने डिफ्यूजन, ठीक है। गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और पानी में होता है ऑस्मोसिस। ट्रांसफर ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? चलो, प्लांट एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, इसमें लिखिएगा एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। जंतु बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। जंतु बहुकोशिकीय यूकैरियोट, बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। इसमें पहला टिश्यू कौन सा लिखे थे, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, या इसे उपकला उत्तक भी कहा जाता है। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, दिस टिश्यू प्रेजेंट on the lining of skin or body organs। यह उत्तक त्वचा तथा
शरीर के अंगों के बाहरी भाग पर, शरीर के अंगों के बाहरी भाग पर पाया जाता है, बाहरी भाग पर पाया जाता है, बाहरी भाग पर पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर इंजरीज, यह बाहरी चोटों से, यह बाहरी चोटों से रक्षा करता है, यह बाहरी चोटों से रक्षा करता है। ठीक है, बाहरी चोटों से रक्षा करता है। दूसरा लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लिखिएगा दिस टिश्यू कनेक्ट सेल एंड फॉर्म एन ऑर्गेन, यह लिखिएगा यह टिश्यू कोशिकाओं को जोड़ता है तथा कोशिकाओं को जोड़ता है तथा अंगों का निर्माण, अंगों का निर्माण करता है, कोशिकाओं को जोड़ता है तथा अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। इसमें पहला लिखिएगा एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर में लिखना इट लोकेटेड, हाँ तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी है ना है। इट लोकेटेड इनर वॉल ऑफ स्किन एंड ब्लड वेसल्स, इनर वॉल ऑफ स्किन एंड ब्लड वेसल्स, यह टिश्यू त्वचा तथा रक्तवाहिकाओं के भीतरी सतह पर पाई जाती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दीज ऑर्गेन्स, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दीज ऑर्गेन्स, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दीज ऑर्गेन्स, यह इन अंगों को मजबूती प्रदान करता है, यह इन अंगों को मजबूती प्रदान करता है। एरियोलर के बाद दूसरा लिखिएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज में लिखना इट हेल्प्स इन स्टोरेज, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, यह वसा का संचय करता है, यह वसा का संचय करता है। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संचय करता है, कॉमा इट इज फाउंड इन आई बॉल एंड किडनी, यह किडनी तथा नेत्र गोलक, नेत्र गोलक माने आई बॉल, किडनी तथा नेत्र गोलक में पाया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेना, इट प्रोटेक्ट किडनी एंड आउट आई बॉल फ्रॉम आउटर इंजरीज, इट प्रोटेक्ट किडनी एंड आई बॉल फ्रॉम आउटर इंजरीज, यह किडनी तथा
आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करता है। किडनी तथा आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा लिखिएगा, क्या था तीसरा? बोन, टेंडन। टेंडन में लिखिएगा इट कनेक्ट बोन विथ मसल्स, इट कनेक्ट बोन विथ मसल्स, इट इज हार्ड टिश्यू। यह कठोर ऊतक है, यह कठोर ऊतक है, कठोर ऊतक है जो हड्डियों को मांसपेशी से, जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशी से, मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। चौथा लिखना लिगामेंट, लिगामेंट। इसमें लिखना इट कनेक्ट मसल्स विथ, सॉरी, इट कनेक्ट बोन विथ बोन। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इट इज सॉफ्ट टिश्यू, इट इज सॉफ्ट टिश्यू। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, कॉमा, यह मुलायम ऊतक है, यह मुलायम ऊतक है, यह मुलायम ऊतक है, मुलायम ऊतक है। उसके बाद लिखिएगा सेलेक्सर, सेलेक्सर में लिखना इट कनेक्ट मसल्स विथ मसल्स। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। उसके बाद लिखिएगा बोन, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड a skeleton to animal body। हिंदी वाले लोग लिखिएगा यह कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हो, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, ठीक है। यह कठोर संरचना है जो जंतुओं के शरीर को, यह कठोर संरचना है जो जंतुओं के शरीर को, जो जंतुओं के शरीर को कंकाल प्रदान करता है, कंकाल प्रदान करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम फॉस्फेट तथा, यह कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के लवण द्वारा बनता है, बनता है। एक और पॉइंट लिखना, इट कॉन्टेन, हाँ, यह कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के लवण द्वारा बनता है, लवण द्वारा बनता है। इट कॉन्टेन, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन
ऑसिन प्रोटीन, इट कॉन्टेन ऑसिन प्रोटीन, इसमें ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन मिलेगा? ऑसिन। चलिए, इसको हिंदी में अस्थि भी कहा जाता है, बोन या अस्थि। इसके बाद लिखिएगा कार्टिलेज, इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि। लिखिएगा इट इज सॉफ्ट बोन formed by salt of calcium phosphate। यह मुलायम अस्थियां हैं, यह मुलायम अस्थियां हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट द्वारा, सॉल्ट माने नमक, जो कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट द्वारा बनती हैं, बनती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट द्वारा बनती हैं। एक और पॉइंट लिखना है, इट कॉन्टेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन, इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, द स्केलेटन ऑफ शार्क फिश फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज, शार्क मछली का शरीर और कंकाल, शार्क मछली का शरीर और कंकाल कार्टिलेज द्वारा निर्मित होता है, कार्टिलेज द्वारा निर्मित होता है। ये इसका एग्जाम्पल लिख लो, कहाँ कहाँ मिलेगा? टिप ऑफ नोज, कॉमा, पिन्ना ऑफ ईयर, टिप ऑफ नोज, पिन्ना ऑफ ईयर, पिन्ना ऑफ ईयर। हाँ, ये जो कान का ही है ना, मुड़, मसल्स नहीं है, हड्डी ही है, मुलायम तो है बस। हाँ, सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है? शार्क। ठीक है, सबसे बड़ी मछली कौन है? शार्क। और उसका शरीर कार्टिलेजस होता है, बोन नहीं होता है उसमें, एक्सेप्शन है कार्ट, इसीलिए इसको लिखा दिए हैं। चलिए देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए फटाफट। एनिमल टिश्यू में देखो, एनिमल्स जितने सारे होंगे सब कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, सभी जंतु मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, यानी सबके सेल में न्यूक्लियस होगा। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है? उपकला उत्तक, उप माने ऊपर, कला माने बनावट। तो शरीर में जैसे मान लो ये हम लोग का त्वचा है, तो त्वचा के ऊपर का एक पतला सा लाइनिंग है, पतला सा मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। वो झिल्ली किसका बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू का। तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? इस त्वचा को प्रोटेक्ट करेगा। या फिर शरीर में मान लो हम लोग का लीवर है, किडनी है, जो भी है, उसके बाहर में एक पतला सा झिल्ली है। ये झिल्ली किस चीज का है? एपिथेलियल टिश्यू का है, उपकला उत्तक का है। तो उपकला उत्तक शरीर के अंगों के बाहर या त्वचा के बाहर मिलेगा और बाहरी चोटों से शरीर की रक्षा करता है। ठीक है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किसे कनेक्ट करता है? सेल को कनेक्ट करता है। और किसका निर्माण करता है? अंगों का निर्माण करता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू जो है वो कहां पर मिलेगा आपको? तो जैसे मान लो ऊपर में क्या हो गया, ये ऊपर में कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल। ऊपर में कौन सा है? एपिथेलियल। ये बीच में क्या है? त्वचा। और इस स्किन के नीचे एक और पतला सा टिश्यू है, ये टिश्यू कौन सा हो गया? एरियोलर। समझ में आया? तो एरियोलर सबसे नीचे है। दो जगहों पर है एरियोलर, एक तो हो गया आपके त्वचा में और दूसरा कहां? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या मतलब है? ब्लड वेसल्स का मतलब है भेन, ब्लड वेसल्स का मतलब है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स का मतलब है ब्लड कैपिलरीज। समझ में आ रहा है? भेन का मतलब सिरा, आर्टरीज मतलब धमनी, ब्लड कैपिलरीज माने रक्त केशिकाएं जिसमें ब्लड बहता है।
ठीक है, उन सबके इनर वाल में एरियोलर टिश्यू रहता है, इसीलिए वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, आगे है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का मुख्य कार्य है हम लोगों के बॉडी में किसे स्टोर करना, फैट को, वसा को संचित करने का काम, फैट स्टोर करने का काम हमारे शरीर में कौन करेगा, एडिपोज टिश्यू करेगा। और एडिपोज टिश्यू दो जगहों पर है, आई बॉल, जैसे ही आई बॉल शब्द आया तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, आई बॉल किसका बना हुआ रहता है, स्केलेरा का। आई बॉल हम लोगों का किस चीज का बना है, स्केलेरा का। आंख का जो सफेद वाला भाग है उस सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं, स्केलेरा। और उस स्केलेरा में क्या बचा जमा हुआ रहता है, क्या जमा रहता है, फैट। तभी ना आंख पर हल्का फुल्का चोट लगता है तो बर्दाश्त हो जाता है, नहीं तो पता चला कि आंख तुरंत, आंख के अंदर एक फ्लूइड है, कुछ नाम है उसका, वो फ्लूइड तुरंत बाहर निकल जाएगा अगर वसा नहीं रहे तो। हाँ, एक्वस ल्यूमिनस, ल्यूपस करके कुछ है नाम, ठीक है, वो एक रहता है उसमें फ्लूइड, वो बाहर निकल जाएगा तो फिर आंख क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो फैट उसमें स्टोर रहता है आंख में। और किडनी पर भी चोट लगता है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि वसा उसमें जमा है। और वसा किस टिश्यू के भीतर जमा है, एडिपोज टिश्यू के भीतर जमा है, समझ गए। तो एडिपोज टिश्यू का काम है प्रोटेक्ट करना किडनी और आईबॉल को। टेंडन किसे कनेक्ट करेगा, बोन को किससे जोड़ेगा, मसल से। याद है ना ट्रिक लिखवाए थे, बम्टी बबली, ठीक है, बम्टी बबली, बोन मसल टेंडन, और बबली माने बोन बोन लिगामेंट, ठीक है। तो टेंडन किसे जोड़ेगा, बोन को मसल्स से, हार्ड होता है ये। लिगामेंट किसे जोड़ेगा, बोन को बोन से, यह कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। इस हाँ हाँ खत्म नहीं होता है, फ्रैक्चर्ड होता है, उसमें खिंचाव वगैरह आ जाता है। हम्म हम्म लिगामेंट खत्म नहीं होता, वो फ्लूइड थोड़ी है। लिगामेंट खत्म हो जाता है, दो हड्डी के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड खत्म हो जाता है, जिसके चलते हड्डियां मुड़ती हैं तो उसमें घर्षण होता है। जैसे मान लो दो बोन है, इसके बीच में फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, इसको थोड़ा सा चिकनाईपन प्रदान किया रहेगा तो आराम से ही मूव करेगा। अब बीच का फ्लूइड खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों में फ्रिक्शन होगा तो दर्द होता है। अर्थराइटिस में यही ना होता है, दो हड्डियों के बीच का फ्लूइड खत्म हो जाता है। लिगामेंट खत्म होने था, लिगामेंट में इंजरी आता है, खिंचाव आ जाता है, फ्रैक्चर्ड होता है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है तो ठीक हो जाता है। लिगामेंट खत्म नहीं होता है। उसके बाद क्या है, सेलेक्सर। तो सेलेक्सर किसे कनेक्ट करेगा, बोन मसल्स को मसल से कनेक्ट करेगा। बोन नॉन फ्लेक्सिबल ऑर्गेन है, मुड़ता उड़ता नहीं है, यह हम लोगों के बॉडी को स्केलेटन प्रदान करता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट का बना हुआ है, इसमें ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, कहां पर है, थाइज में। कहां है, थाइज में है जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी का नाम एस्टेपीज। हाँ, सबसे छोटी हड्डी है एस्टेपीज और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। एस्टेपीज कहाँ है, कान में है, ठीक ना। उसके बाद है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है, मुलायम हड्डी है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है। इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। शार्क मछली का शरीर इसी का बना हुआ है। नाक का अग्रभाग, कान का पिन्ना, ये सब कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। टिश्यू में इतना ही है। पिन्ना माने ये वाला सब पूरा, ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, घटना चक्र से उत्तक चैप्टर का जितना क्वेश्चन होगा सब बना लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आज केमिस्ट्री में आप लोगों का टेस्ट भी है 35 क्वेश्चन का। टेस्ट नहीं है, क्लास में ही करा लिया जाएगा बोर्ड पर।